आप कैसे हो? एकदम फाइन। आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। नाउ सी, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? नाउ सी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं वापस अगर आपको रिवाइज कराऊं तो हैव यू सीन हमने फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से करा? हम पूरा टॉपिक कौन सा लेकर के चल रहे हैं? वी आर टेकिंग द टॉपिक फोर्स। ओके, एक बार मैं 10 मिनट्स आपको पूरा रिवीजन करा दूं, देन वी विल स्टार्ट। ओके बेटा, नाउ सी, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया कि इन फिजिक्स देयर आर टू क्वांटिटीज, वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। स्केलर में हमने क्या बोला था बेटा? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ये हमने बोला था ना। इन वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था बेटा फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ये सब चीजों को हमने क्या देखा बेटा? ऑल द थिंग्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ सी, एक और हमने पढ़ लिया है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दिस टाइम, डिस्टेंस, speed, these are what? Scalar quantities. इनके डायरेक्शन नहीं होते और इनके मैग्नीट्यूड भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं। इनके लिए हम अलग टाइप का एडिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। ओके, और इनको हम सिंपली जस्ट अल्जेब्रिकली हम इनको ऐड कर देते हैं, जैसे हम अलजेब्रा में ऐड करते हैं ना, अलजेब्रा की तरह हम इनको ऐड कर देते हैं। Now see, this is the basic difference, scalar and vector quantities. फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि फोर्स में न्यूटन ने 3 लॉज दिए। What are the 3 laws? First law is called, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ इनर्शिया। हम इसी को बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी मैंने आपको कल बताया कि इनर्शिया दो टाइप का होता है, वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वन इज इनर्शिया ऑफ मास। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे थे? इनर्शिया ऑफ मास ले रहे थे। ओके, एवरी टाइम इस लॉ में हमने क्या पढ़ा? एन ऑब्जेक्ट tends to remain in its state, tends to remain in its state until an unbalanced force act on it। जब तक हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे, मतलब हम किसी एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपनी ही स्टेट में रहना चाहेगा, वेदर दिस स्टेट इज ऑफ रेस्ट एंड वेदर दिस स्टेट इज ऑफ मोशन। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इट विल टेंड टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वेदर इट विल इन मोशन, इट विल टेंड टू रिमेन इन इट्स मोशन। वो अपने मोशन को बदलना नहीं चाहेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। इसके लिए हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था बेटा? whenever we are sitting in a moving car, हम जब मूविंग कार में बैठे होते हैं और हम क्या करते हैं? जस्ट ब्रेक लगता है, देन वी विल फॉल इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वी आर सिटिंग इन अ मूविंग कार, सडन द कार विल स्टॉप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। व्हेन सडन द कार स्टार्ट्स, we will fall in backward direction. What is the reason? Because our upper body
tends to remain in the inertia of rest or inertia of motion. Now see, this is law of inertia. Now inertia depend on mass. ये भी मैंने आपको कल बताया बेटा. If an object has the mass 5 kg, an object has a mass 1 kg, which has more inertia? Obviously 5 kg. 5 kg, because it is difficult to change its state of rest or state of motion. ठीक है बेटा? This is the first law. Now what is the second law? Second law starts करने से पहले मैंने आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराया था, that is what? Momentum. ये टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था ना, that is what? Momentum. Now see, momentum is what? Momentum is mass into velocity. Mass into velocity. Momentum is represented by a quantity, by letter P, and it is a vector quantity. अब एक छोटी सी चीज यहाँ देख लो. Whenever the quantity is vector ना, हम उसको ऐसे लिखते हैं. We put an arrow. Okay. लगा देते हैं. It means कि हमको ये देख के समझ में आ जाए, it is a vector quantity. Momentum is a vector quantity, therefore it will depend on the direction. Now see, यहाँ हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? What is the force? यहाँ हमने force को define किया था. Force is what? Force is directly proportional to change in momentum, whatever the change in momentum of an object, and what is the time taken to change this momentum. इस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा वो यहाँ लिखना है, और चेंज इन मोमेंटम ऊपर लिखना है. नाउ सी, फिर मैंने तुमको ये बात बताई थी कि चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट? mv1 minus mv2 अपॉन डेल्टा टी, या हम सिर्फ टी लिख सकते हैं. डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स जस्ट चेंज. नाउ सी, वी कैन राइट if we are taking m as a common. Now what does it mean? It means change in velocity upon change in time, it is equal to acceleration. तो now see, force, यहां से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं. What is second law? Second law is force is equals to mass into acceleration. What does it mean? It means कि whenever there is an acceleration, there should be a force, or whenever there will be a force, there should be an acceleration. Okay? जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा. ठीक है? या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, बट फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज होता है, और वेलोसिटी में चेंज होता है तो जिस रेट से होता है दैट इज एक्सेलरेशन. तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. नाउ सी, इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल लिया था. इन दैट एग्जांपल मैंने तुमको ये बात बोली थी कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूं कि जब अब हम क्रिकेट खेलते हैं और बॉल को कैच करते हैं, तो जो कैच करने वाला जो प्लेयर होता है वो अपने हैंड को थोड़ा सा लोअर करता है. व्हाट इज द रीजन? ड्यूरिंग catch of a ball, player lowers his hand. क्यों वो लो करता है अपने हैंड को? बिकॉज it tries to increase time of change of
मोमेंटम। मोमेंटम चेंज होने के टाइम को वो इंक्रीज करना चाहता है, देयरफॉर फोर्स विल रिड्यूस, और फोर्स रिड्यूस हो जाएगा और उसके हाथ पे कम चोट लगेगी। दैट इज द रीजन। नाउ सी, इसके बाद सेकेंड लॉ के बाद हमने पढ़ा थर्ड लॉ। व्हाट इज इन द थर्ड लॉ? For every action, there is an equal and opposite reaction. First law is inertia law. Second law, F is equals to ma. Third law, for every action, there is an equal and opposite reaction. But please remember, these two forces always act on same body, on different body, on different bodies. अगर ये सेम बॉडी पर एक्ट कर जाते तब तो क्या होता, वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता, कभी फोर्स ही नहीं लगता। तो these forces always act on different bodies. इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया? इसका एग्जाम्पल हमने ये लिया कि whenever I wants to move, तो हम क्या करते हैं, अपने लेग को, अपने लेग से अर्थ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुल करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। देन अर्थ हमको आगे की तरफ क्या करती है, फोर्स लगाती है और हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने देखा बोट का। बोट से जब हम बैंक पर आना चाहते हैं, रिवर के बैंक पर, देन इन दैट टाइम व्हाट आई सी कि व्हेन वन लेग kept on bank of river, by other leg we push the boat in backward direction. या मैं बोलूं, हम ऐसा देखते हैं, जैसे ही हम आगे अपना पैर रखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे लेग से बोट पुश हो गई। बट होता क्या है, हम पहले पुश करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। पहले हम पुश करते हैं, पहले ही वो पीछे हो जाता है, देन हमारा एक लेग आगे जाता है। तो यही काम हम जस्ट कहाँ करते हैं, जब हम अर्थ पर चलते हैं। तो हमारी चलने की वही आदत है। हम बोट पर खड़े होकर जब चल रहे थे तो हमको लगा बोट पीछे हो गया, लेकिन चलने की आदत है हमारी, हम ऑलवेज अर्थ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने तुमको इसके लिए बताया था, दैट इज व्हाट गन। गन से जब बुलेट आगे निकलती है बेटा, तो गन ऑटोमेटिकली, गन ने फोर्स लगाया बुलेट पर, बुलेट ने फोर्स लगाया इक्वल एंड अपोजिट गन पर। इफ दिस इज द फोर्स F जो गन ने लगाया था बुलेट पर और बुलेट ने लगाया गन पर, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F। तो ऑब्वियसली गन भी पीछे की तरफ मूव कर गई। दिस इज द थर्ड लॉ। आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर। Hidank, all the things are clear? Yes. Then हमने मूव किया सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन में मैंने तुमको क्या बताया बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, then at every time, if speed remains same, then also velocity changes. Velocity changes at every point. Every point velocity is changes because direction is changing. Is always changing. Yeah, always.
always at every point. Now see, and see what is the important thing here, ki acceleration, because velocity changes, so therefore an acceleration is produced. Whenever the velocity changes, acceleration is produced. This acceleration acts towards the center, act towards the center. Therefore, this acceleration is known as centripetal acceleration. Whenever there is a velocity change, acceleration is produced. Whenever there is an acceleration produced, there would be a force. Because I know force is equals to mass into acceleration. It means a force will also introduce at center. And whenever the force is introduced, so by Newton's third law, a reaction force is also introduced. Okay, this force is known as centripetal force. But the reaction force of this centripetal force is also produced. And the reaction force of centripetal force is known as centrifugal force. Okay, this is the basic point for the circular motion. I think it is clear. Now देखो, now मैंने तुमको नेक्स्ट क्या बताया, that is what moment of inertia, and we are talking for the angular momentum. Moment of inertia is what? Inertia of rotation. Inertia of rotation. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी चीज को रोटेट करना चाहते हैं, then what is its inertia? Suppose there is a wheel and for same diameter there is a disc. It is hard to move this disc and it is easy to move this wheel. तो wheel और डिस्क दोनों में अगर मैं देखूं तो by applying same force, it is harder to move this disc. It means it has more inertia. But I'm just trying to move it, rotate it. I'm just trying to rotate it. मतलब मैं इसके सेंटर पर अगर एक एक्सेस लगा दूं and just I want to rotate it. अगर मैं इसको rotate करना चाहूं, then it is harder. And rotation of this is easier. So it means it has more moment of and it has less moment of inertia. तो इनर्शिया दो तरीके से हमने निकाला. मास के बेसिस पर मैंने क्या निकाला? सिंपल इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मास, कि आई एम ट्राइंग टू मूव एन ऑब्जेक्ट, मैं उसको मूव कराना चाह रही हूँ. एंड इन दिस केस आई एम ट्राइंग टू रोटेट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया ऑफ मास. नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? Because it is related to rotation, circular motion, therefore it will talk only in the circular motion topic or rotational topic. Now see, angular momentum is what? Angular momentum is the momentum that depend on velocity and also the radius. ठीक है, इसके लिए मैंने तुमको एग्जांपल क्या लिया? This is, suppose this is a small circle of radius 7 meter.
and suppose this is a bigger circle of radius 14 meter. Now in both the cases, if an object is moving with the same speed, but one is faster than the other. Why? Because it can complete one rotation in less time. It can complete one rotation in less time. Because the distance for the one rotation is less. Value of 2 pi r is less and value of 2 pi r is greater. What does it mean? If value of 2 pi r is less, it means कि उसने उसको कम distance travel करना पड़ा for one rotation. Okay, it means it looks faster. It looks faster. तो अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 14 मीटर के रेडियस पर मूव कर रहा है और सडनली मैंने उसके रेडियस को रिड्यूस करके 7 कर दिया, देन मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे ये दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करने लगा. और इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया? इसको मैंने एक्सप्लेन ऐसे किया कि नाउ डोंट टॉक फॉर द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. आप ये देखो कि हाउ मच एंगल विल बी ट्रेवल. एंड एंगल इज व्हाट? एंगल कितना ट्रेवल किया है हमने in 1 second, that is known as angular velocity. So angle traveled divided by time taken, that is what? Theta by t. कि आपने कितना एंगल ट्रेवल किया कितने टाइम में, that is known as angular velocity and it is represented by a letter omega. Okay, Yeah. Omega is theta by t. मतलब how much angle will be travel in 1 second, that is omega. Okay. Now see very carefully, what is the complete angle for a circle? Complete angle. Wait. Complete angle for a circle is what? Wait. For you know the formula? It is omega equals q over t, है ना? Yeah. Okay. Now see, complete angle for a circle is what? It is 360 degree. Now please remember what I'm trying to say. This is in degree. Angle is always measured in the degree. बट मैं यहां पर क्या निकाल रही हूं? मैं यहां पर उसकी स्पीड को रिलेटेड कर रही हूं ना. आई एम ट्राइंग टू मूव कि 360 डिग्री मींस कितना मूव किया वो, दैट इज 2 पाई आर. If a object is moving 360 degree, complete 360 degree, what does it mean? It move on its path 2 pi r ना. मतलब 2 pi r is somehow related to 360 degree. Try to understand. If the angle is 180 degree, then could I say कि अगर उसने 180 डिग्री ट्रेवल किया है तो उसने हाफ सर्कल ट्रेवल किया है, मींस कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पाई आर. Can I tell this? If it is 90 degree, then can I tell this it is pi r by 2? It means what I'm trying to relate कि 360 degree is somehow related to 2 pi. 180 degree is somehow related to pi. 90 degree is somehow related to pi by 2.
Okay, could you understand this? Yes. 90 डिग्री मीन्स कि हमने पाई बाय 2 मूव किया, 180 मीन्स हमने पाई मूव किया, 360 डिग्री मीन्स हमने 2 पाई मूव किया. Now see, this is the basic term कि now we can write 360 degree is equals to 2 pi. And because I'm measuring this angle in terms of pi, therefore we call it radian. This is the unit. This is degree na? This is degree. तो we can convert for our convenience कि जब भी मुझे circular motion की बात करनी होगी तो मैं डिग्री में आंसर नहीं निकालूंगी. I'm always trying to give my answer in terms of radian. मतलब मेरे दिमाग में सेट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 360 डिग्री मूव कर रहा है, इट मींस इट इज मूविंग 2 पाई. If 180 degree, then it is only pi. And now I can write it in terms of radian. Could you understand? बेटा आपको समझ में आ रहा है? 180 डिग्री का मतलब हम पाई बोल रहे हैं. Now see, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचने की कोशिश करो. सपोज करो मैंने आपको बोला कि this circle has radius 7 meter. Okay, if you are moving suppose 90 degree, if you are moving 90 degree on the circle, how much distance will you cover? 2 pi r divided by 4. आप ये बोल देते ना, या बोलते आज थोड़ी देर के लिए सोचो 90 डिग्री बेटा 90 डिग्री के 4 पार्ट्स हुए ना, 360 के 4 पार्ट्स हुए. It means how much distance will you cover? So you will cover pi by 2 into 7. Is it okay? नहीं समझ में आया? 2 pi r by 4 हम करते हैं. 2 pi r is the complete distance. तो could I tell it is pi by 2 into 7? What is the distance covered? It is pi by 2 into 7. तो 90 डिग्री को मैं क्या बोल रही हूं? I am trying to say pi by 2. And what is the 7? It is the radius. It is the radius. Then what is the distance covered in pi by 2? In 90 degree, what is the distance covered in pi by 2? It is what? Angle into radius, that is what? Actual displacement that represented by S. This is a formula. या मैं बोलूं this is what? S is what? It is arc. कि कितना arc कट हुआ. This is the arc ना? Arc is equals to angle into radius. Could you understand this formula? It means आपको अपने दिमाग में रखना होगा whenever I am trying to define an arc, तो मुझे ये एंगल मालूम होना चाहिए, एंगल, and I should know the radius. If I know the angle, if I know the radius, I can find the arc. Now see very carefully.
मैंने आपको ये बात बोली कि व्हाट इज वेलोसिटी. डिस्टेंस अपॉन टाइम. Velocity is what? Distance upon time. See very carefully. This is distance. आज हमने distance जो travel किया उसको हमने represent किया है s से. Hidank, it is clear. S is what? Distance traveled. Please see very carefully. Velocity is what? Speed is what? Distance by time. See, can I write in place of distance theta into r? This is velocity. हिरदांक आपको आ रहा है समझ में? हिरदांक, it is clear? Hello.